नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। अब तक संदेश खाली का नाम इस देश का बच्चा बच्चा जानता है और संदेश खाली का सबसे बड़ा गुनाहगार है शेख शाहजहां। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शेख शाहजहां पकड़ा जा चुका है। बिनाजौर एक पंचायत, ग्राम पंचायत का नाम है बिनाजौर सेकंड, वहां से कल रात ही इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस इसे एक सेफ हाउस में रखे हुए है। नेगोशिएशन चल रहा है। शेख शाहजहां चाहता है कि उसे रॉयल ट्रीटमेंट दिया जाए। वो स्वेच्छा से जेल के अंदर जाएगा। उसे जेल में तरह तरह की फैसिलिटी दी जाए, मोबाइल फोन का एक्सेस हो उसके पास। ये सारी बातें शुभेंदु अधिकारी ने कही है, उन्होंने दावा किया है। शुभेंदु अधिकारी का यह भी दावा है कि जो शेख शाहजहां है उसने ममता बनर्जी और उसकी पुलिस से ये कहा है कि उसे सरेंडर वो कर देगा, लेकिन उसे जेल के अंदर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारा मुद्दा शेख शाहजहां, उसे मिलने वाली फैसिलिटी नहीं है। मैं बार बार ये बोलता हूं कि शेख शाहजहां गिरफ्तार भी हो गया तो क्या हो जाएगा। आज कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ईडी और सीबीआई चाहे तो शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है उस पर। अब जब ईडी सीबीआई गिरफ्तार करेगी, उसे घसीट कर दिल्ली ले जाएगी, तब शेख शाहजहां कुछ बोल सकता है, वो खुलासे कर सकता है। लेकिन उससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद अगर बंगाल की पुलिस उसे पकड़कर एक सेफ हाउस में रख दे, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा पूछताछ के लिए एक ट्रांजिशन रिमांड मांगी जा सकती है। वो आइडियल कंडीशन होगा शेख शाहजहां के। लेकिन शेख शाहजहां से उगलवाना आसान नहीं है। वो बचपन से धूर्त मक्कार गुंडा है और वो सारी जो पुलिस का टॉर्चर है वो समझता है। और बंगाल पुलिस तो उसे टॉर्चर करेगी नहीं, क्योंकि वो बंगाल पुलिस के सेफ कस्टडी में रहेगा। डील हो चुकी है। शेख शाहजहां पकड़ा जा चुका है। उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैंने कहा कि हमारा मुद्दा शेख शाहजहां नहीं है, हमारा मुद्दा बंगाल की बदहाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पश्चिम बंगाल में थी। उन्होंने एक बेहद भयावह आंकड़े पेश किए। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं के मुंह से कि उन्होंने क्या कहा। निर्मला सीतारमण पश्चिम बंगाल में क्या कह रही हैं, आप खुद सुनिए। No ease of doing business at all here. Look at this. Again, in 1947, West Bengal's share in the country's total industrial production was, can you guess? Can you guess? 24%. A quarter of everything that industry produced for this country in 47 was all here. 24%. And do you want to guess where you're today? And when I say today, 2021, I'm not even talking about 24. Where is 24% and where is 3.5%? I'm actually, every time I read these kind of numbers for Bengal, my heart sinks with grief. I may not have been born in Bengal, but Bengal plays such a wonderful role for this country. All through history, your thought leaders, your industry leaders, you stood out in culture, you stood out in music, you stood out in knowledge. Now tell me one parameter on which you're standing out. Tola Bazi. I can straight away name 4 industrial groups which have gone out of Bengal. Aditya Birla Group has gone out, Lakshmi Mittal has gone out, Bata has gone out, Dabur has gone out, maybe many more. I'm not taking more of your time. So what are the factors which are driving the industry out? Power shortage, absolutely poor law and order situation, uncontrolled trade unionism. There's no ease of doing in Bengal. तो सुना आपने, 1947 जब देश आजाद हुआ तो भारत का हर तीसरा प्रोडक्ट बंगाल में बनता था। जो इंडस्ट्रियल जो यहाँ प्रोडक्शन था उसमें बंगाल का योगदान जो था वो 25% के आसपास था। वो धीरे 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 घटते घटते आज 3.5% आ चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ बंगाल में जहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरह तबाह हो गया। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक समय का दौर वो था जब लोग कलकत्ता कमाने जाते थे। बिहार के लोग, झारखंड के लोग, आसाम के लोग, उड़ीसा के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग
कलकत्ता में कमाने आते थे। और एक आज का दौर है कि ये सारे लोग तो नहीं ही जाते, खुद जो कलकत्ता में रहने वाले बंगाली हैं वो भी दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई तक कमाने चले जा रहे हैं। आखिर बंगाल की ये दुर्दशा की किसने, क्यों हुई ये दुर्दशा? और इसका जवाब सिर्फ एक है, 30-32 साल का वामपंथी शासन और उसके बाद 15-17 साल का ये ममता बनर्जी का शासन। कुल मिलाकर पिछले 30-40 साल में बंगाल को बर्बाद कर दिया गया। बंगाल में एक भी इंडस्ट्री नहीं लगे। वहां लोगों के बीच एक नैरेटिव बना दिया गया जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो समाज के दुश्मन होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो आम लोगों का शोषण करके खून चूस के वो सरवाइव करते हैं। इस तरह के नैरेटिव के बाद कौन वहां इंडस्ट्री लगाएगा, कौन फैक्ट्री लगाएगा? इसके अलावा भी कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं। और इसी बात का जश्न मनाते रही है वामपंथी सरकार भी और ममता बनर्जी भी। बंगाल को अगर आगे बढ़ना है तो इस पॉलिसी से बाहर निकलना होगा। बाहर निकले, दुनिया देखें। दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि उसके यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। हर राज्य भारत का चाहता है कि उसके यहां से ज्यादा पूंजी आए, ताकि उस पूंजी की बदौलत वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके। लेकिन बंगाल में जो है वो वामपंथ की सोच, जो पूंजीपति है, पूंजीपतियों को गाली दे दो खुश, इंडस्ट्रीज को गाली दे दो खुश। और तो और जो भी मार्केट खोलने की बात करे, जो एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करे, वो समाज का दुश्मन। और बड़े तरीके से, बड़े करीने से वामपंथियों ने, ममता बनर्जी ने इसे फीड किया है बंगाल की जनता के बीच। और बंगाल की दुर्दशा का यही कारण है। आज बंगाल के लोग अपने घरों से निकलकर दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। अगर बंगाल के लोग अगर कहीं झोपड़पट्टी में रह रहे हैं दिल्ली या बॉम्बे में, तो इसकी जिम्मेदार ये ज़हनी सोच है कि पूंजी और पूंजीपति समाज के दुश्मन होते हैं। इस सोच को निकाले बिना बंगाल का विकास नहीं हो सकता। नमस्कार।